नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे होमवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी में हम ब्लड, हमारा चैप्टर चल रहा था ब्लड से रिलेटेड, जिसके 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके थे और इस ब्लड के अंदर हम आ चुके थे कंपोजिशन ऑफ ब्लड पर। जो हमारा लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट था वो था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर के घटक। तो इसमें हमने प्लाज्मा के ऊपर बात कर ली थी। अब हम आज बात करेंगे आरबीसी के ऊपर। बेटा किसके ऊपर बात करने वाले हैं हम? आरबीसी के ऊपर बात करने वाले हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स के ऊपर। और बेटा जैसे आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो हमें, इससे काफी अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिएगा, जिससे हम लोग काफी मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ और आप लोग अपना रिजल्ट भी निकालिएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड से ही। और आज का टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आरबीसी। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर के घटक। आज का जो हेडिंग है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रुधिर के घटक, और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी? आरबीसी की। किसकी बात करेंगे? आरबीसी की। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आरबीसी से। आरबीसी क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? ब्लड के कंपोजिशन की। तो सबसे पहले देखेंगे आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना, हम आरबीसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? रेड ब्लड कार्पसल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर हमने तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स सुना था, आपने तो कार्पसल्स लिख दिया। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को बेटा मैंने ये कार्पसल्स क्यों लिखा है, सेल क्यों नहीं लिखा, इसका भी रीजन दूंगा मैं अभी आपको। बट उससे पहले हम बात करते हैं जो आपका आरबीसी है, जिसको हमने रेड ब्लड कार्पसल्स कहा है, इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे कि हम इसको किस साइंटिफिक नेम से जानते हैं। इसके साइंटिफिक नेम के ऊपर बात करेंगे बेटा कि इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है। जैसे आप सभी का नाम घर पे निकनेम होता है और कॉलेज और स्कूल के अंदर आपका क्या होता है? ओरिजिनल नेम होता है ना। सेम इसका क्या है? बायोलॉजी के अंदर इसका साइंटिफिक नेम, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स। इसको बायोलॉजी के अंदर किस नाम से जानते हैं हम लोग? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कोई भी नाम होता है यदि, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, वो एक जैसा होता है। मैंने उस दिन भी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। जैसे मेरा नाम अभिषेक सरोहा है, जैसे मेरा नाम अभिषेक सरोहा है, ये तो मैंने किस में लिख दिया? हिंदी में लिख दिया। और इंग्लिश में लिख दिया, और हिंदी में मैं इसको कैसे लिखूंगा? अभिषेक सरोहा। अब देखो यार, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, हिंदी इंग्लिश सेम इरिथ्रोसाइट्स के साथ है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्या है आपका? इरिथ्रोसाइट सेम होता है, याद रखना। और ये क्या है? साइंटिफिक नेम होता है। किसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा? आरबीसी का होता है। तो अब सबसे पहले बात आती है इसकी फॉर्मेशन के ऊपर बेटा। किसके बाद आती है? इसकी फॉर्मेशन के ऊपर। इसका निर्माण कहाँ होता है? किसकी बात आती है? इसकी फॉर्मेशन की बात आती है, निर्माण की बात आती है कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो आपका आरबीसी है वो पार्ट किसका है। तो आप कहोगे कि ये पार्ट तो ब्लड का पार्ट है। किसका पार्ट है? रुधिर का पार्ट है। तो सिंपल सी बात है यार, जहां पर रुधिर की फॉर्मेशन होगी रुधिर का निर्माण होगा, जहां ब्लड का फॉर्मेशन होगी वहीं किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा?
आरबीसी की फॉर्मेशन होगी। और रुधिर की फॉर्मेशन कहां होती है? ब्लड की फॉर्मेशन आपके बोन मैरो में होती है। किसमें होती है बेटा? मैंने बताया था रुधिर का निर्माण हमेशा अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। अब बात आई अस्थि मज्जा की, मैंने शेप बताई थी आप लोगों को कि अस्थि मज्जा होता कैसा है? बीच से पतला होता है, ऊपर से मोटा और नीचे से भी काफी मोटा होता है ये। तो यहां पर आपके इस बोन मैरो के कितने पार्ट आ गए? 2 पार्ट बन गए ना। तो ध्यान रखना, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर बोन मैरो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अपर बोन मैरो, अस्थि मज्जा का ऊपरी भाग। इस भाग को क्या बोलेंगे? अस्थि मज्जा का ऊपरी भाग। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे बेटा? लोअर बोन मैरो। क्या बोलेंगे? लोअर बोन मैरो, अस्थि मज्जा का निचला भाग, अस्थि मज्जा का निचला भाग। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? मेरे हिसाब से समस्या नहीं होगी। तो अब ये देखेंगे कि जो आरबीसी की फॉर्मेशन है, आरबीसी की फॉर्मेशन वही होगी जहां ब्लड की फॉर्मेशन हो रही थी। और ब्लड की फॉर्मेशन कहां थी? बोन मैरो में। तो बोन मैरो तो आपका ये है, तो बोन मैरो के किस पार्ट में आरबीसी की फॉर्मेशन होगी? तो याद रखना बेटा, लोअर पार्ट में होती है। किस में होती है? लोअर पार्ट में। आया समझ में आप लोगों को? बहुत अच्छे। किसमें होती है? लोअर बोन मैरो में। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? लोअर बोन मैरो। क्या लिखेंगे? लोअर बोन मैरो। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बात आती है जब कोई चीज बनी है, जैसे हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम लोग पैदा हुए हैं तो आपने सुना होगा कि हमारा एक सर्वाइवल इंडेक्स है कि हम कब तक अपनी जिंदगी जी सकते हैं, कब तक हम सरवाइव कर सकते हैं। तो बहुत सारी मैगजीन्स में आपने पढ़ा होगा कि आज के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, आज की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल टाइम पीरियड है वो कितना है? 60 to 65 ईयर। कितना है बेटा? 60 to 65 ईयर। मतलब कि ये क्या है? 60 से लेकर 65 साल मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का क्या है? एक जीवन काल है। तो सेम एज इट इज, जब ये चीज बनी है आपकी लोअर बोन मैरो में, तो बेटा इनका भी तो जीवन काल होगा ना। इनका भी तो क्या होगा? जीवन काल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। क्या बोलेंगे बेटा? लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो याद रखना, जो आपकी आरबीसी का जीवन काल होता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कितना होगा बेटा? 100 से लेकर 120 दिन। कितना होगा? 100 से लेकर 120 दिन। उसके बाद क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? आरबीसी की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? इनकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है? अब देखो यार, मैंने बताया कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल इंडेक्स कितना है, लाइफ स्पैन कितना है? 60 से लेकर 65 साल। उसके बाद क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी ना। उसके बाद डेथ हो जाएगी। कहां पर डेथ होगी? जहां पर हम रहते हैं। कहां रहते हैं? अर्थ के ऊपर। तो हमारी डेथ कहां होगी? अर्थ के ऊपर ही होगी ना। सेम जो आपकी आरबीसी हैं, इनकी भी डेथ होंगी। इनकी डेथ कब होंगी? आफ्टर 120 डेज। और कहां होगी? जहां पर ये रहती हैं। कहां रहती हैं बेटा ये? इनसाइड द बॉडी। कहां रहती हैं? इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहां पर। एग्जाम में ये पॉइंट काफी बार पूछा गया है। मैंने बताया 60 से 65 साल बाद किसी भी मनुष्य की क्या हो सकती है? डेथ। कहां पर होगी? जहां वो रहता है। कहां रहता है बेटा? अर्थ के ऊपर रहता है। कहां रहता है? अर्थ के ऊपर रहता है। तो आपने देखा होगा जब मनुष्य की डेथ हो जाती है तो उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए किसी न किसी एक प्रॉपर प्लेस पर ले जाया जाता है ना, किसी एक निश्चित स्थान पर लेकर जाया जाता है। और वो निश्चित स्थान क्या होता है? या तो शमशान घाट होता है या फिर क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। ये धर्म के अनुसार होता है बेटा। जो हिंदू होगा वो शमशान घाट में जाएगा और जो मुस्लिम लोग होंगे वो कहां जाएंगे? कब्रिस्तान में जाएंगे। सेम एज इट इज, मृत्यु कहां हुई है आरबीसी की? इनसाइड द बॉडी। तो यार फाइनली कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन है। क्या है? बहुत सारे अंग हैं। तो किसी न किसी अंग में जाकर क्या होगी? इसकी मृत्यु होगी ना। तो वो कौन से अंग है हमारी बॉडी के? वो कौन से ऑर्गन है? तो याद रखना बेटा, वो है हमारे, या तो ये लीवर में जाकर कंप्लीटली डेड होती हैं,
या फिर आपके एस्प्लीन में पलिया के अंदर जाकर डेड होती है। किसमें? या तो यकृत में डेड होंगी जाकर, या फिर ये किसमें होंगी? पलिया के अंदर जाकर इनकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। और जहां जैसे हमारी मृत्यु फाइनली होती है कहां? अर्थ के ऊपर, ले जाया कहां जाता है? शमशान घाट और कब्रिस्तान में। तो सेम शमशान घाट और कब्रिस्तान आरबीसी के कौन बन गए बेटा? लीवर और एस्प्लीन बन गए। कौन बन गए? लीवर और एस्प्लीन। और आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कबर घर है। आरबीसी की कबर घर है हम किसे बोलेंगे? जहां पर ये निश्चित फाइनली जाकर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहां होती है वो? लीवर और एस्प्लीन में। तो हम इसको कंसीडर क्या करेंगे? लीवर और एस्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब कि कबर घर है। क्या बोलेंगे बेटा इनको? कबर घर है। किसकी? लाल रुधिर कणिकाओं की। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना, या तो लीवर ऑप्शन में मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? एस्प्लीन में। और ये भी हो सकता है दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ग्रेवयार्ड आरबीसी का कौन होगा? आपका लीवर होगा। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देखा? आरबीसी की फुल फॉर्म देखी थी। आरबीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रेड ब्लड कार्पसल्स है। फिर देखा इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? एरिथ्रोसाइट्स होता है। फिर फॉर्मेशन की बात आई कि इसका निर्माण कहां होता है, तो याद रखना जहां ब्लड की फॉर्मेशन होगी वहीं किसकी फॉर्मेशन होगी? आरबीसी की। ब्लड की फॉर्मेशन कहां थी? बोन मैरो में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरबीसी पार्ट किसका है? ब्लड का ही पार्ट है ना। तो ब्लड जहां बनेगा वहीं किसकी फॉर्मेशन होगी? किसकी फॉर्मेशन होगी? आपकी आरबीसी की। कहां पर? बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो की शेप मैंने कैसी बताई थी? ये बताई थी। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। तो आरबीसी की फाइनली कहां हुई फॉर्मेशन? लोअर पार्ट के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? लोअर बोन मैरो बोलेंगे। और जब कोई चीज बन जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसका जीवन काल, कि वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकती है। तो याद रखना इसका जो जीवन काल होता है बेटा कितना होता है? 100 से लेकर 120 दिन। उसके बाद क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 120 दिन के बाद। मृत्यु जब होगी कहां होगी? इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब शरीर के अंदर इसकी मृत्यु होती है तो आपको पता है बहुत सारे अंग होते हैं इसके। क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। तो किसी न किसी शरीर के एक अंग में जाकर फाइनली क्या होगी? डेथ होगी। तो वो शरीर के अंग कौन से हैं बेटा? वो होता है आपका लीवर और एस्प्लीन। यकृत और पलिया के अंदर फाइनली इसकी क्या होती है? कंप्लीटली डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोले जाता है। लीवर और एस्प्लीन कबर घर बोली जाती है। किसको? यकृत और पलिया को। आया समझ में? तो ये तो क्या था? आरबीसी का पूरा बेसिक था। अब बात आती है कि आरबीसी जो होता है, जो आपका रेड ब्लड कार्पसल्स है, इसके पास क्या होता है? इसके पास क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। यहां तक कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे कि इस आरबीसी के पास होता क्या है। यहां देखेंगे आप लोग, जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पसल्स, जो आपके रेड ब्लड कार्पसल्स हैं आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसके पास क्या होता है बेटा? एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। ध्यान रखना, यहां पर जो मैं बातें बोलना जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है बेटा? एक पिगमेंट होता है। तो इस पिगमेंट का नाम क्या होता है बेटा? ध्यान रखना, इस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो ये आपका हीमोग्लोबिन है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो दो शब्द इसमें कौन कौन से हैं बेटा? एक तो है हीमियो और दूसरा कौन सा वर्ड है इसके अंदर? दूसरा है ग्लोबिन। दूसरा है बेटा आपका ग्लोबिन। जैसे ही ग्लोबिन आपको नजर आया, अब आप कहोगे कि ग्लोबिन तो सर हम प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ चुके हैं। तो याद रखना, बिल्कुल सही हो आप लोग। ग्लोबिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है बेटा? ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। और इसका फंक्शन होता क्या था? मैंने बताया था, जो प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबिन है ये हमेशा क्या करता है? आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? फ्रॉम द इन्फेक्शन। आपकी बॉडी में यदि कोई भी इन्फेक्शन फैलता है तो सबसे पहले उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए कौन आती हैं? आपकी ग्लोबिन प्रोटीन्स आती हैं। आया समझ में आप लोगों को? तो इसका मतलब ग्लोबिन क्या है? पिगमेंट तो हो नहीं सकता, ग्लोबिन पिगमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन है। तो पिगमेंट मिलेगा कौन? आपका हीमो मिलेगा। कौन मिलेगा बेटा? हीमो मिलेगा। और इस हीमो को हम क्या बोलते हैं बेटा? कि इसके अंदर क्या होता है? एक आयरन मेटल या आयन होता है। क्या होता है बेटा? आयरन मेटल या आयन होता है। तो सब जो आयरन मेटल या आयन होगा हीमो के अंदर, उसका कोई नाम भी तो होगा, उसका कोई नाम भी तो होगा। तो याद रखना, इसका जो नाम होता है, इसके अंदर जो हीम आयरन मेटल या आयन प्रेजेंट है हीमो के अंदर, उसका नाम है हीमाटाइन। क्या है बेटा इसका नाम? हीमाटाइन। ध्यान रखना, क्या बताया मैंने? इसका नाम हीमाटाइन। मतलब कि हीमाटाइन क्या है? ये आपका आयरन मेटल या आयन हो सकता है। किसके अंदर? इस हीमो के अंदर। तो सब जब ये पिगमेंट है तो ये क्या करेगा? कलर प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? कलर प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? कलर प्रोवाइड करेगा। सब कैसा कलर प्रोवाइड करेगा? याद रखना, रेड कलर प्रोवाइड करेगा। कैसा? रेड कलर प्रोवाइड करेगा। किसको करेगा ये रेड कलर प्रोवाइड? जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पर जो आरबीसी का कलर होगा वो क्या हो जाएगा? आरबीसी का कलर रेड हो जाएगा। अब आरबीसी का कलर रेड हो गया है तो इसी वजह से आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट है? ध्यान रखना, आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? कोई समस्या? और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो याद रखना, आरबीसी के कारण। आरबीसी को रंग किसने दिया बेटा? लाल रंग आपके हीमाटाइन ने। हीमाटाइन क्या है? आपका आयरन मेटल या आयन बोल सकते हैं इसको, जो हीमो के अंदर प्रेजेंट होता है। और हीमो प्लस ग्लोबिन क्या है? आपका हीमोग्लोबिन है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन में हल्का सा दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है? आपसे जब पूछा जाता है कि ब्लड का कलर क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप किस पे टिक कर देते हो? हीमोग्लोबिन पर, जो गलत हो जाता है कई बार। कैसे? वैसे गलत नहीं है ये भी आपका आंसर, ये भी ठीक होता है, बट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका ये गलत हो जाता है। तो वो प्रेफरेंस क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसके अंदर ऑप्शन कैसे प्रेफरेंस में आते हैं, उस चीज के ऊपर देखते हैं। तो मुझे अब यहां बताओ कि क्या आपको कोई समस्या है यहां तक? मेरे हिसाब से तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहां पर, कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो इसको रफ करते हैं इस साइड और मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपका जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, द कलर ऑफ ब्लड, द कलर ऑफ ब्लड is red due to dash dash dash. The color of blood is red due to, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर हीमाटाइन, सेकंड ऑप्शन आता है हीमोग्लोबिन, थर्ड आंसर आता है बेटा आपका सी ऑप्शन आरबीसी, फोर्थ आता है बेटा आयरन मेटल, आयरन मेटल। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा इसके तो चारों ऑप्शन सही हैं, लग रहा है ना कि चारों ऑप्शन सही हैं, बट इन ऑप्शंस को हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। वो प्रेफरेंस कैसे है यहां देखना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द कलर ऑफ ब्लड, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। आपके ब्लड का कलर रेड क्यों है? तो हम बात कहां करेंगे बेटा? यहां नीचे आ जाओ, इसमें किसमें करेंगे? यहां पर ब्लड का कलर यहां पर रेड क्यों है? किसकी वजह से कलर है? आरबीसी की वजह से ना। और आरबीसी का कलर किसकी वजह से रेड है? हीमाटाइन की वजह से। तो आप क्या बोलोगे? अब देखो यार,
आरबीसी को कलर नहीं दिया होता हीमाटाइन ने, तो क्या आरबीसी का कलर रेड होता? नहीं होता साहब। जब आरबीसी का कलर रेड नहीं होता तो क्या ब्लड का कलर रेड होता? नहीं होता। तो पता लग गया ना, ब्लड का कलर रेड किस वजह से है, किस कारण से है? आपके आरबीसी के कारण। आया समझ में? क्योंकि आरबीसी रेड कलर का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें? आरबीसी। फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर आपका जो राइट ऑप्शन होगा आरबीसी। इन केस आरबीसी ऑप्शन में ना होता, तो आरबीसी ऑप्शन में नहीं होता और कुछ और दे दिया होता, तो इन तीनों में से हम कौन सा ऑप्शन टिक करते? तो देखो यार, आरबीसी को कलर किसने दिया था? रेड। किसकी बात आती है यहां पर? हीमाटाइन की। किसकी आती है? हीमाटाइन की। हीमाटाइन ने कलर दिया रेड, किसको? आरबीसी को। तो सब आरबीसी ऑप्शन में नहीं है, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक, हीमाटाइन। कौन सा हो जाएगा बेटा? हीमाटाइन। इन केस हीमाटाइन भी ऑप्शन में ना हो तो यहां देखो, हीमाटाइन क्या है आपका? आयरन मेटल या आयन है। क्या है? आयरन मेटल या आयन है। तो जब ये आयरन मेटल या आयन है तो ऑप्शन में आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन यही दिया हुआ है, आयरन मेटल। तो आपका ये आंसर सही होगा। इन केस आयरन मेटल भी ना हो ऑप्शन में, तो देखो यार, ये जो हीमो है किससे मिलकर बना है? हीमोग्लोबिन से बना है ना। हीमो प्लस ग्लोबिन मिलकर किससे मिला है? हीमो प्लस ग्लोबिन से क्या बना है? हीमोग्लोबिन। तो आपका फिर फोर्थ ऑप्शन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक होगा? हीमोग्लोबिन ठीक होगा। कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन ठीक होगा। आया समझ में आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन में काफी समस्या होती है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। तो आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलना है, और वो प्रेफरेंस आप कैसे अपना सकते हो वो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू अपना सकते हो। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझेंगे। तो एक बार समझने के बाद मैं नहीं समझता कि आप लोग इस क्वेश्चन को, यदि इसमें कितना ही वो बाउंस कर दे क्वेश्चन को, आप गलती कर पाओगे? बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो आओ आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो हीमोग्लोबिन है आपका आरबीसी के अंदर प्रेजेंट, मतलब कि रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं, करते हैं अब इसको रफ। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है आरबीसी में। किसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग? हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस देखते हैं। बेटा जो आपका हीमोग्लोबिन होता है किसके अंदर होता है? ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर। मैंने बताया एज अ पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, इस हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल एच और स्मॉल बी के सिंबल के साथ। इसका जो सिंबल होता है हीमोग्लोबिन का, कैपिटल एच स्मॉल बी होता है। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आरबीसी के अंदर। इंपॉर्टेंस की बात, किसकी इंपॉर्टेंस? हीमोग्लोबिन की। तो बेटा जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो क्या है? मैंने आपको बताया था, आपकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, अमाउंट ऑफ ब्लड किसी भी अडल्ट बॉडी में, किसी भी अडल्ट बॉडी में, और अडल्ट बॉडी के अंदर हम कंसीडर किसको कर रहे हैं? मेल को कंसीडर कर रहे हैं। तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। क्या कभी आपने माप कर देखा है खुद से? कभी आपने ट्राई किया हो, चलो इस हाथ पर कट कर लेते हैं, यहां से ब्लड निकलेगा और 1 2 3 लीटर ऐसे मापते रहेंगे और पीते रहेंगे बाहर साथ साथ? ऐसा करके देखा? नहीं, और ऐसा हम कर भी नहीं सकते। यदि हमने ऐसा काम कर दिया तो हम बहुत जल्दी किसके पास पहुंचने वाले होते हैं? उस समय ऊपर पहुंचने वाले होते हैं, भगवान के पास। तो ऐसा कभी नहीं करके देखा। तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट है, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट है? वो हम बता सकते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो हीमोग्लोबिन क्या बताता है? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड बताता है बॉडी के अंदर। क्या बताता है? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड बताता है किसी भी बॉडी में, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड। भाई कैसे बताता है? ये बताता है अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग। हमने इसकी वैल्यू को क्या किया है? कंसीडर किया है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे। देखो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड कौन बता रहा है? हीमोग्लोबिन। तो भाई मेल में भी, फीमेल में भी, चाइल्ड में भी किसने बताया होगा? इसने बताया होगा, हीमोग्लोबिन ने। और कैसे बताया? हीमोग्लोबिन की वैल्यू के द्वारा पता लगा हमें। तो देखते हैं कि किसी मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की क्या वैल्यू होती है, किसी फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की क्या वैल्यू होती है, और किसी
चाइल्ड के अंदर हीमोग्लोबिन की क्या वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, बेटा हम मेल की बात करते हैं। मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी 14.5 प्लस माइनस 2। कितनी होती है बेटा, 14.5 प्लस माइनस 2, और जो इसकी यूनिट होती है mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये क्या है बेटा, इसकी यूनिट होती है। अब प्लस माइनस 2 की बात की है, तो एक बार हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करते हैं 2 को। 2 को जब माइनस किया तो कितना मिला आपको 12.5, प्लस किया तो कितना मिला बेटा यहां पर 16.5। यदि किसी भी मेल के अंदर, किसी भी पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है, इन दोनों के बीच में हीमोग्लोबिन की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर्सन के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड है। क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड है, मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड है। क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड है। क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है बेटा, 5 से लेकर 6 लीटर है। सेम हम देखते हैं किसी फीमेल के अंदर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड है, सेम पीएच की वैल्यू के, सॉरी एचबी की वैल्यू के द्वारा। एचबी क्या है आपका, हीमोग्लोबिन। तो याद रखना हीमोग्लोबिन फीमेल के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, तो आप ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट आता है, हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू आती है किसी फीमेल के अंदर, वो कितनी होती है 12.5 प्लस माइनस 2, और बाद में इसकी यूनिट आती है बेटा पीछे mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब कि 12.5 प्लस माइनस 2। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार 2 को माइनस कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो कितना आया बेटा 10.5, और इसको प्लस किया तो कितना आया 14.5। यदि किसी फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है, 10.5 और 14.5 के बीच में आती है, तो उस फीमेल के अंदर क्या होगा बेटा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा। आया समझ में आप लोगों को, क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। और फीमेल के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है बेटा, 4.5 लीटर टू 5.5 लीटर। और मैंने आपको बताया था फीमेल के अंदर हमेशा हाफ लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू मेल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है हाफ लीटर कम, तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, क्योंकि फीमेल को हर मंथ, एवरी मंथ क्या आती है बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। इस वजह से हमेशा हाफ लीटर ब्लड कम रहता है महिलाओं में, किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। तो महिलाओं के अंदर क्या हो गया अमाउंट ब्लड का, 4.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर। और ये किसके द्वारा पता लगा आपको, हीमोग्लोबिन की वैल्यू के द्वारा। और हीमोग्लोबिन की वैल्यू फीमेल में क्या होती है, 12.5 से लेकर आपकी कितनी होती है, प्लस माइनस 2। एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, और इसके बीच में जो वैल्यू आएगी हीमोग्लोबिन की, वही बताएगी आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। आया समझ में। अब देखते हैं बच्चे के अंदर कितना होता है, एक चाइल्ड के अंदर कितना होता है। तो चाइल्ड का केस यहां पर देखते हैं हम लोग। एक चाइल्ड के अंदर जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 16.5 प्लस माइनस 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो हमने माइनस किया तो कितना 14.5 से लेकर 18.5। यदि किसी चाइल्ड के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना आता है 14 और 18.5 के बीच में आता है, तो हम समझ जाएंगे कि उस चाइल्ड के अंदर क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड है। क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में क्या है, रुधिर उपस्थित है। क्लियर है ये बात। और एक चाइल्ड में मैंने क्या बताया था, हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 5 लीटर है, 4 लीटर है, 6 लीटर है। क्यों नहीं कर सकते, मैंने बताया था चाइल्ड की एज कब से स्टार्ट होती है, जब वो 5 साल का हो जाता है, और कब तक रहती है,
जब तक वो 12 साल का हो जाता है। एवरी ईयर जब वो 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, तो जो उसकी बॉडी का वेट होगा वो वेट क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है बेटा। और बॉडी का वेट किससे बनता है, हमेशा बॉडी ऑर्गन से बनता है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन उपस्थित होते हैं। और आपको पता है धीरे धीरे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है उसी अकॉर्डिंग जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, मैच्योर होते जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद वो क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम वेट अटेन कर लेते हैं। तो इस वजह से हम यहां पर ये नहीं बता सकते कि 5 लीटर है, 6 लीटर है, 4 लीटर, ये नहीं बता पाएंगे। बट हीमोग्लोबिन की वैल्यू से हम इतना जरूर डिसाइड कर पाएंगे कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड है या नहीं। तो वो वैल्यू क्या होगी बच्चों के लिए, 16.5 ±2। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन कैसे बनता है इस बात पे बात आती है। अब बात आती है कि जो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, जो हमारे अंदर रुधिर की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, तो कौन सा डिजीज हो जाता है और वो हमें कब पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी है। सेम इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो हमें कब पता लगता है और उस वक्त क्या हमें कोई डिजीज होता है या नहीं होता, उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले मेल से ही स्टार्ट करता हूं। मेल के अंदर यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू, किसकी, हीमोग्लोबिन की वैल्यू किससे ज्यादा आ जाती है बेटा, 16.5 से ज्यादा आ जाती है, बढ़कर आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि मेल में क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड है। मेल के अंदर क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड है, मतलब कि मेल में बहुत अधिक मात्रा में रुधिर उपस्थित है। कब पता लगेगा, जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.5 से ज्यादा। यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12.5 से कम आ जाए, किससे, 12.5 से कम आ जाए किसके अंदर, एक मेल के अंदर, तो हम क्या समझेंगे कि उस मेल में क्या है, यहां पर डेफिशिएंसी है। क्या है बेटा, डेफिशिएंसी है, कमी है। किसकी कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, मतलब कि जो आपका रुधिर है उसकी कमी है। कब पता लगेगी, जब किसी मेल के हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12.5 से कम आ जाती है। क्लियर है ये बात। सेम एज इट इज फीमेल में बात आएगी। यदि फीमेल के अंदर 14.5 से अधिक वैल्यू आ जाती है किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो ये हमें क्या बताएगा कि उस फीमेल के अंदर क्या है बेटा, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड है। क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड है, अधिक मात्रा में रुधिर उपस्थित है। कब उपस्थित है ये, जब 14.5 से अधिक वैल्यू आती है, किसकी आती है, हीमोग्लोबिन की। सेम एज इट इज बात करते हैं, यदि 10.5 से वैल्यू कम आती है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर कम आती है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कमी है। किसकी कमी है, ब्लड की कमी है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। आया समझ में आप लोगों को, कोई समस्या यहां तक नहीं। सेम आपका किसके अंदर आता है बेटा, ये चाइल्ड के अंदर आता है, बच्चे के अंदर। यदि किसी बच्चे के अंदर 18.5 से ज्यादा वैल्यू आती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो हम क्या समझेंगे यहां पर, उस बच्चे के अंदर क्या है, एक्सेस अमाउंट में ब्लड है बेटा। किसमें है, एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में रुधिर उपस्थित है। यदि 14.5 से वैल्यू कम आती है, किसके अंदर, बच्चे के अंदर, किसकी वैल्यू कम आती है, हीमोग्लोबिन की कम आती है, तो हम यहां पर क्या समझेंगे, उस बच्चे के अंदर क्या है, कमी है। किस चीज की कमी है, ब्लड की कमी है। आया समझ में आप लोगों को। तो पता लगा ब्लड की कमी और ब्लड ज्यादा कब है हमारी बॉडी में, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हीमोग्लोबिन की वैल्यू। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है, अब आपसे पूछा जाता है, आपको पता है ना हमारी बॉडी कैसी है यार, इस बॉडी के अंदर यदि कुछ चीज कम हो जाती है तो समस्या हो जाती है, और कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो भी समस्या हो जाती है ना। तो सेम एज इट इज आप लोग ध्यान रखना, यदि आपकी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, रुधिर की कमी होती है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, याद रखना, जो रोग होता है वो कौन सा होता है बेटा, एनीमिया। ब्लड की कमी के कारण कौन सा डिजीज होता है, एनीमिया। कौन सा होता है बेटा, एनीमिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ब्लड की कमी के कारण कौन सा रोग होता है आपको, एनीमिया। ये फीमेल में भी होगा और ये किसके अंदर होगा बेटा, ब्लड की कमी के कारण ये रोग आपका मेल में भी होगा। किसके अंदर होगा, मेल के अंदर भी होगा ये एनीमिया। और किसके अंदर होगा ये रोग,
ध्यान रखना, जो बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर भी यदि आपका क्या है ब्लड की कमी है तो बच्चों को भी क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया। हिंदी इंग्लिश में एनीमिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया ही बोलते हैं, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जर्नली ये किसके अंदर पाया जाता है? जर्नली तो याद रखना बेटा, जो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है जर्नली, जो हमारी मां प्रेग्नेंट होती हैं, जितनी भी हमारी मां प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? ब्लड की डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लड की डेफिशिएंसी पाई जाती है, रुधिर की कमी पाई जाती है। किनके अंदर? जो हमारी मां प्रेग्नेंट होती है। पहला पॉइंट ध्यान रखना। कब पूछा जाए? जर्नली फॉर्म में पूछा जाए कि जर्नली द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड अकर इन विच, किस में होगी ये? तो हम बताएंगे जो हमारी मां प्रेग्नेंट है। दूसरा क्या बताएंगे इसमें? दूसरा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? हम बताएंगे जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब एक चीज और याद दिलाता हूं यार, जब हम बचपन में स्कूल में जाते थे, किसी प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल तक गए हैं 8th क्लास तक, तो स्कूल में हमें ना क्या मिलती थी? महीने में या हर 15 दिन में एक आयरन की टैबलेट मिलती थी। क्या मिलती थी? आयरन की टैबलेट मिलती थी। और वो जो आयरन की गोली होती थी वो स्कूलों के अंदर हमें क्यों खिलाई जाती थी? वो इसीलिए खिलाई जाती थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल डाउन ना हो, उसकी वैल्यू मेंटेन रहे हमारी बॉडी में। और जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू मेंटेन रहेगी हमारी बॉडी में तो सिंपल सी बात है, सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट रहेगा हमारी बॉडी में, एग्जैक्ट अमाउंट प्रेजेंट रहेगा, मतलब कि ब्लड की कमी नहीं होगी। और जब ब्लड की कमी नहीं होगी तो आपको ये एनीमिया डिजीज कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू मेंटेन रहेगी आपकी बॉडी में। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को। अब बात करते हैं कि जो आरबीसी है, देखो एक चीज बताता हूं यार आप लोगों को, एक बार इसको रफ करते हैं फिर आगे चलते हैं इसके अंदर हम लोग। बात क्या है? बात बड़ी सिंपल सी है। जब आप लोगों को कभी भी फीवर हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? फीवर होता है, बुखार हो जाता है, आप सबसे पहले किसके पास भाग कर जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना। बट डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद डॉक्टर बन जाते हो। क्यों? आपको पता लगा कि सुबह मॉर्निंग में या आफ्टरनून में हल्का सा फीवर महसूस करते हो तो आप 1-2 टैबलेट खुद ले लेते हो, जैसे पैरासीटामोल हो गई, क्रोसिन होगी, डोलो हो गई। आप लोग खुद अपने आप में डॉक्टर बनते हो। यदि 1 दिन या 2 दिन तक आपको आराम नहीं होता है तो आप मजबूर हो जाते हो किसके पास जाने के लिए? डॉक्टर के पास मजबूर हो जाते हो। जब आप डॉक्टर के पास गए यार तो डॉक्टर से क्या बताते हो? आप अपनी पूरी हिस्ट्री बता देते हो ना, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, क्या नहीं किया। और डॉक्टर आपकी हिस्ट्री सुनता रहता है और साथ के साथ वो क्या करता है? आपका मेडिसिन लिख देता है। और जब डॉक्टर लास्ट में क्या करता है? ऐसे लिखता है तो आप समझ जाते हो कि आपको जो ये दवाइयां दी गई हैं कितने दिन के लिए दी गई हैं? 3 दिन के लिए दी गई हैं दवाइयां। तो आप वापस घर चले जाते हो। बट एक बात और बताओ यार आप लोग, जैसे ही डॉक्टर ये लिख देता है किसके ऊपर? जो डॉक्टर का क्या होता है? पेपर होता है। तो डॉक्टर आपकी तरफ क्या करता है? स्माइल भी तो करता है, एक प्यारी सी। क्या करता है? स्माइल भी करता है। उस स्माइल का मतलब क्या होता है डॉक्टर का? जब डॉक्टर ने आपकी पूरी हिस्ट्री सुन ली और सारी दवाइयां लिख दी और आपकी तरफ डॉक्टर ने क्या की? स्माइल की। तो कारण क्या था उस स्माइल का? आप अपने आप समझ जाते हो कि यहां पर डॉक्टर की क्या देनी है? अब आपको फीस देनी है। क्या देनी है? फीस देनी है। और डॉक्टर की जो फीस होती है यार, चाहे 400 रुपए हो या 500 रुपए, कितने भी हो, XYZ कितने भी रुपए डॉक्टर की फीस हो, क्या आप कभी उसको कम कराने की कोशिश करते हो? क्या आपने कभी ऐसा किया कि डॉक्टर साहब मेरे पास 400 नहीं है, आप कितने ले लो? 350 ले लो। कभी ऐसा करते हो? नहीं करते ना यार। बट आप यदि किसी रेडी वाले से आपने क्या लेने हैं? फ्रूट लेने हैं, फल लेने हैं या सब्जी लेनी है, वेजिटेबल्स लेनी है, तो इसके साथ तो आप बहस कर लेते हो कि नहीं भैया मैं तो आलू जो लूंगा वो 40 रुपए नहीं 20 रुपए में लूंगा। और आप इससे आधा घंटा खराब भी कर देते हो। सेम एज इट इज फल वाले के साथ लड़ाई करते हो कि मुझे 60 रुपए दर्जन नहीं चाहिए केले, मुझे तो 40 रुपए में चाहिए, और आप 40 रुपए के लिए यहां पर आधा घंटा लड़ाई भी करते रहते हो। यार यहां आपने लड़ाई क्यों की? यहां बार्गिंग क्यों करते हो? यहां करके देखो ना कभी। यहां क्यों नहीं करते हो आप लोग बार्गिंग? यदि डॉक्टर ने 400 रुपए बोले हैं तो आप डॉक्टर को 400 रुपए ही देते हो, 350 भी नहीं देते। और कई बार तो आप लोगों के साथ क्या हुआ होगा, यदि आप डॉक्टर के पास चले गए और आपके पास आपकी पॉकेट में 350 है
तो आप 50 रुपीज का अरेंजमेंट करते हो, चाहे वो कैसे अरेंजमेंट करो, तभी आप क्या करते हो, डॉक्टर के सामने जाते हो। अदरवाइज आप डॉक्टर के सामने भी नहीं जाते जब तक उसकी कंप्लीट फीस नहीं होती आप लोगों के पास। ऐसा कारण क्या है, क्यों करते हो आप लोग? और इसमें हर कोई करता है, चाहे कोई बॉय हो, चाहे कोई गर्ल हो, या मेल हो या फीमेल हो, हर कोई करता है इस काम को। क्यों करता है यार? ऐसा मत किया करो, ये भी तो लोग जीने का अधिकार है इनके पास, सिर्फ डॉक्टर के पास थोड़ी ना जीने का अधिकार। और इसी चीज के कारण जो हम ये बार बार बार्गिंग करते हैं इन लोगों के साथ, ये हम इनको और नीचे धकेलते चले जाते हैं, और ये बेचारे कभी उठ नहीं पाते। इनको भी तो उठने का अधिकार है, इनको भी तो खुश होने का अधिकार है, इनको भी तो अच्छा प्रॉफिट कमाने का अधिकार है भाई। क्या सिर्फ डॉक्टर के पास है कि अच्छा प्रॉफिट कमाए? एक चीज और देखो यार, यदि आपको डॉक्टर फ्री में देख दे, आप डॉक्टर को कभी बोलते हो कि डॉक्टर साहब चलो मुझे फ्री में ही चेक कर दो, मत फीस लो? क्या डॉक्टर का कुछ घट जाएगा? डॉक्टर के पास से कुछ चला जाएगा क्या? बट इसके पास से तो बहुत कुछ चला जाएगा। यदि आपको फ्री में 1 डजन केले दे दे जिसका रेट क्या था, 60 रुपीज था, इसको तो लॉस हो जाएगा ना। जो इसका क्या होगा, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस का लॉस हो जाएगा इसको। बट डॉक्टर के पास तो किसी सीपी का लॉस नहीं हो रहा है यार। तो ये जो बार्गिंग वाली हरकत करते हो ना आप लोग, इसको करना छोड़ दो यार। इनको भी क्या है, जीने का अधिकार है, इनको भी 2 रुपए कमाने की आदत है। और आप अपना बहुमूल्य समय इनके साथ काफी वेस्ट कर देते हो, आधा घंटे तक बहस करते रहते हो आप लोग। और जहां बहस करनी चाहिए आप वहां कभी नहीं करते हो। कभी यहां करके देखना आप लोग, तब आपको पता लगेगा इनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक था, और टॉपिक क्या था बेटा, यहां देख रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। मैंने कहा आप किसके पास गए, डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर को आपने क्या कर दी, पूरी हिस्ट्री बता दी, और डॉक्टर ने आपको क्या किया, 3 दिन के लिए दवाइयां लिख कर दे दी। आप वापस आ जाते हो घर पर, 2 दिन तक दवाइयां खाते रहते हो, आपको आराम नहीं हो पाता। तो फिर आप गालियां देते हुए उसी डॉक्टर के पास जाते हो जिस डॉक्टर के पास पहले गए थे। और डॉक्टर क्या करता है, उसी पेपर के ऊपर 2 दवाइयां एक्स्ट्रा लिख देता है, और वो दवाइयां कितने दिन के लिए दे देता है आपको, 5 डेज के लिए। और डॉक्टर क्या कहता है, बेटा आपकी बार आपको क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा इससे। बट जब आप वापस आते हो डॉक्टर के पास से, तो डॉक्टर इस पेपर के कॉर्नर पर कुछ ऐसे लिखता है कि बेटा आप ऐसा करो, ये वाला ब्लड टेस्ट करवा लो। कुछ ऐसा लिखता है ना, सीबीसी एक ब्लड टेस्ट करवा लो। तो बात आती कि ये सीबीसी है क्या? तो सीबीसी ये वही है जो हम पढ़ रहे हैं यार। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन टेस्ट। कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन टेस्ट। सीबीसी की वैल्यू क्या होती है, सॉरी फुल फॉर्म क्या होती है सीबीसी की, कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन टेस्ट। और हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सीबीसी का टेस्ट करवाया होगा ना। इसके अंदर मिला क्या आपको, जो ब्लड की कंपोजिशन होती है, ब्लड की कंपोजिशन क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें होती हैं मेन हमारे ब्लड के अंदर, सॉरी 4 चीजें होती हैं। तो इनके सामने कुछ ना कुछ क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई आती है। क्या आती है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई आती है, कुछ संख्याएं लिखी आती हैं कि हमारी बॉडी में ये कितनी प्रेजेंट है या कितनी प्रेजेंट नहीं है, कुछ आती है ना। और जिसकी वैल्यू इनमें से कम होती है, उसी के अनुसार देखकर डॉक्टर क्या कह देता है, बेटा आपको वायरल फीवर है। यदि आपकी प्लेटलेट्स कम है तो डॉक्टर क्या कह देता है, बेटा आपको डेंगू हो गया है। आपकी आरबीसी कम है तो डॉक्टर कुछ और बता देता है, आपको ये समस्या हो गई है, इस वजह से फीवर है। तो डॉक्टर ने आपका जो फीवर डिसाइड किया वो किस बेस पे किया, इन चारों की वैल्यूज को देखकर। तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आरबीसी की वैल्यू को काउंट कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया। आपने देखा होगा आरबीसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं वो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से काउंट तो की गई होगी ना। तो उस इंस्ट्रूमेंट का, उस यंत्र का नाम क्या था, तो याद रखना जिससे हम आरबीसी को काउंट करते हैं, क्या करते हैं, इनकी संख्याओं की गिनती करते हैं, उसका नाम क्या होता है उस इंस्ट्रूमेंट का बेटा, हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर। और ये आपके 2019 के सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो 6 तारीख को था, 6 मार्च को था, आपका मॉर्निंग का सेशन था, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट वी मेजर द काउंट्स ऑफ आरबीसी।
कौन से यंत्र की सहायता से हम लाल रुधिर कणिकाओं की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा? हीमोसाइटोमीटर। क्या है? हीमोसाइटोमीटर। तो याद रखना, ये हीमोसाइटोमीटर सिर्फ आरबीसी को काउंट नहीं करता है, ये आपके किसको काउंट करता है? डब्ल्यूबीसी को भी काउंट करता है, प्लाज्मा को भी काउंट करता है, और किसको काउंट करता है? ब्लड प्लेटलेट्स को भी। मतलब कि जो आपकी कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन है उसको काउंट करने में कौन हेल्प करता है? आपका हीमोसाइटोमीटर करता है। आया समझ में? आपको हीमोसाइटोमीटर का पता लग गया इस इंस्ट्रूमेंट का। अब बात आती है कि आरबीसी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है किसी मेल के अंदर, किसी फीमेल के अंदर और किसी चाइल्ड के अंदर। तो देखते हैं उस वैल्यू के बारे में, आरबीसी की वैल्यू क्या होती है। यहां देखना, जो आपकी आरबीसी की वैल्यू होती है बेटा, आरबीसी क्या है आपका? मैंने बताया आपको, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या है ये? आपकी लाल रुधिर कणिकाएं। तो जो आपके आरबीसी की क्या है? काउंट है, संख्याएं हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक मेल के अंदर, एक फीमेल के अंदर और एक चाइल्ड के अंदर कितनी मात्रा में होती है ये? कितना काउंट होता है इसका? मेल के अंदर होता है बेटा 4.5 मिलियंस। कितना होता है? 4.5 मिलियंस होता है। फीमेल के अंदर कितना होता है बेटा? याद रखना 3.5 मिलियंस होता है। और चाइल्ड के अंदर कितना होता है बेटा? मैक्सिमम होता है 5.5 मिलियंस। चाइल्ड के अंदर कितना होता है? 5.5 मिलियंस। अब मैंने आपको बताया कि जो आपका फीवर डिसाइड किया जाता है वो आरबीसी को देख करना। ऐसा भी तो हो सकता है जब आपको समस्या होगी कि आरबीसी के काउंट क्या हो सकते हैं आपके? इंक्रीज भी हो सकते हैं, और आरबीसी के काउंट क्या हो सकते हैं बेटा? डिक्रीज भी तो हो सकते हैं। आरबीसी की संख्या किसी पुरुष के अंदर कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे किसी पुरुष में, किसी महिला में और किसी बच्चे के अंदर यदि आरबीसी के काउंट बढ़ जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो कौन सी बीमारी होती है, और जब इनकी संख्याएं घट जाती हैं तो कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना, यदि आपके आरबीसी के काउंट क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो बेटा जो आपको प्रॉब्लम होती है उस डिजीज का नाम क्या होता है? पॉलीसाइटोथीमिया। क्या होता है बेटा? पॉलीसाइटोथीमिया। क्या होता है? पॉलीसाइटोथीमिया होता है। आया समझ में? फिर बात आती है, यदि इसके काउंट कम हो जाते हैं, आरबीसी के काउंट, तो आपको कौन सी समस्या होती है? तो याद रखना, इसका नाम होता है बेटा पॉलीसाइटोपिनिया। क्या होता है बेटा? पॉलीसाइटोपिनिया। और ये जो बीमारी के नाम है ये हिंदी इंग्लिश में एक जैसे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आरबीसी के काउंट इंक्रीज हुए, इसके पीछे रीजन क्या था भाई? क्यों इंक्रीज हुए? ऐसा क्या हुआ होगा कि आरबीसी के काउंट आपकी बॉडी में बढ़ गए होंगे? ऐसा क्या हुआ होगा कि आरबीसी के काउंट क्या हो गए होंगे? डिक्रीज हो गए होंगे आपकी बॉडी में? ऐसा रीजन क्या रहा होगा? तो इस रीजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से अक्सर बनता है कि आरबीसी के काउंट इंक्रीज क्यों होते हैं और आरबीसी के काउंट डिक्रीज क्यों होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या रहेगा इसमें, इंक्रीज होने के समय कि आरबीसी के काउंट जो इंक्रीज हुए उसके पीछे रीजन क्या रहा? बेटा रीजन ये होता है जब आप किसी सर्टेन हाइट पर चले जाते हो, जब किसी आप सर्टेन हाइट के ऊपर चले जाते हो, मींस आप कहां चले जाते हो? किसी माउंटेन के ऊपर चले जाते हो, किसी माउंटेन के ऊपर चले जाते हो, उस कंडीशन में आरबीसी के काउंट बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी माउंटेन पर या किसी हाइट पर जाते हो सर्टेन, वहां पर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो लेवल क्या होता है बेटा? डाउन होता है। क्या होता है? कम होता है ऑक्सीजन का लेवल। और जब आपको ऑक्सीजन का लेवल कम मिलता है तो आप क्या करते हो? लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करते हो ना। आप क्या करते हो? लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करते हो। जब आप जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करते हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाती है? काफी तेज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। और ये जो आरबीसी है ये किस में प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है ना। और मैंने क्या बताया था, जो आरबीसी का लाइफ स्पेन है वो कितना होता है? 100 से लेकर
120 दिन होता है ना, कितना होता है 100 से लेकर 120 दिन। मतलब कि जो आरबीसी 100 और 120 दिन के बीच में आया होगा वो तो काफी बूढ़ा आरबीसी होगा ना। तो वो क्या होगा, जब सर्कुलेशन ज्यादा होगी आपकी बॉडी में, बहुत रेट, जो फ्लो ऑफ रेट होगा ब्लड का काफी तेज होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपस में टकराकर आपका आरबीसी टूटने लग जाएगा। ऐसे दो पार्ट्स के अंदर, जैसे एक आरबीसी है, ये दो पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, टूटने लग जाएगा। तो जब टूटने लग जाएगा और उस समय हम इनको काउंट करेंगे, इनकी संख्याओं को, तो इनकी काउंट क्या मिलेंगी, हमेशा बढ़ी हुई मिलेंगी। तो रीजन क्या हुआ, जब आप सर्टेन हाइट पर जाते हो या किसी माउंटेन पर जाते हो, तो कई बार आपने देखा है ना, आपको वोमिटिंग भी आ जाती है पहाड़ों में जब घूमने जाते हो आप लोग। तो वो कारण क्या होता है, आपकी आरबीसी बढ़ चुकी है सर, जो आपको बार बार वोमिटिंग आती है। आप कहते हो ना बस में बैठने से वोमिटिंग आ जाती है, वो बस में बैठने से नहीं आती, जब किसी माउंटेन्स के आसपास जाते हो, आप पहाड़ियों वाले इलाके में जाते हो, तो ये समस्या तब होती है। तो याद रखना, इंक्रीज कब हुए, जब किसी हाइट पर गए या किसी माउंटेन पर गए। आप लोग आया समझ में आप लोगों को। अब बात आती है कि डिक्रीज कब होते हैं, डिक्रीज कब होते हैं, तो याद रखना डिक्रीज का जो मेन रीजन होगा, जब आपकी बॉडी एट रेस्ट कंडीशन होती है। एट रेस्ट कंडीशन, आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में कब होगी, ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हो, ड्यूरिंग स्लीपिंग। और जिस दिन संडे होता है, आप लोग अक्सर क्या कोशिश करते हो कि मम्मी मुझे सुबह 10 बजे से पहले जगा मत देना, मुझे नींद पूरी करनी है, आप बोलते हो ना। बट जिस दिन आप 10 बजे के बाद उठते हो, 11 बजे या 12 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो, उस समय आप पूरा दिन कैसे रहते हो, काफी सुस्त रहते हो, जैसे एनर्जी नहीं है बॉडी में, ऐसा होता है ना। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी थी वो काफी टाइम तक क्या रही, रेस्ट कंडीशन में रही, जिसके कारण आरबीसी क्या हो गए, डेड होते चले गए। जिसके कारण क्या हुआ, आपकी क्या हो गई बेटा, जो आरबीसी थे वो क्या होते चले गए, डेड होते चले गए। डेड होते कब चले गए, जब आप काफी लंबे समय से सो रहे थे। तो आपको रीजन पता लग गया आरबीसी डिक्रीज क्यों होते हैं बेटा, जब आप किसी सर्टेन हाइट पर चले जाते हो, और सर्टेन हाइट पर जाने, सॉरी, डिक्रीज कब होते हैं, जब आप सो रहे होते हो, और जब सो रहे होते हो तो उस समय आपके नंबर ऑफ आरबीसी डेड हो जाते हैं, और काउंट करें तो उनकी संख्या कम मिलती है। ज्यादा कब होते हैं, जब किसी हाइट पर या माउंटेन पर चले जाते हो। हाइट और माउंटेन पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जिसके कारण आप जोर जोर सांसें लेते हो। जोर जोर से सांसें लेते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन काफी फास्ट हो जाता है, और इसमें जो बूढ़े आरबीसी होते हैं, जिनका समय 100 से लेकर 120 दिन के बीच में होता है, वो क्या हो जाते हैं बेटा, बीच में टूटना शुरू हो जाते हैं, एक आरबीसी से 2 आरबीसी बनना शुरू हो जाते हैं। आया समझ में। तो ये क्या था, इनके काउंट्स थे, और इनके काउंट इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो बीमारियां थी, डिजीज थे, वो ये आपके डिजीज थे, बीमारी थी। तो यहां पर हमारा क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है आरबीसी। क्या होता है बेटा, यहां पर हमारा आरबीसी कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर 2 पार्ट बच गए हमारी ब्लड कंपोजिशन के। वो 2 पार्ट कौन कौन से बच गए हैं, एक डब्ल्यूबीसी का, और दूसरा कौन सा बच गया है बेटा, प्लेटलेट्स। तो ये दोनों पार्ट को मैं लेकर आऊंगा, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करूंगा, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यदि इस आरबीसी के अंदर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करने के बाद आपकी क्यूरी को क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, लाइक कीजिए, और हमारे होमवर्क चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोगों का, बाय बाय, टाटा।